Bismillahirrahmanirrahim. In another session related to ARIMA forecasting model, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ARIMA 111 एस्टिमेट किया फॉर पाकिस्तानी करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर। इसमें अब जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया कि ARIMA में 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आप देखते हैं कि स्टेशनरी है सीरीज या नॉन स्टेशनरी है। तो आइडियली नॉन स्टेशनरी को प्रेफर किया जाता है। इसी तरह दूसरा स्टेप है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में हम आइडेंटिफिकेशन में हम डिफरेंट मॉडल्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन द स्पाइक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। जितनी आउट हो वो हमारा एक पॉसिबल ऑर्डर, एक गाइडलाइन के लिए है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट दिस मे लीड टू द सिलेक्शन ऑफ ए गुड एंड अप्रोप्रिएट मॉडल। तो उसकी बेस में हमारी जो आई थी, जो ऑर्डर आया था, वो ये ऑर्डर था। हमारी AR की वैल्यू 1 और MA की 2 स्पाइक्स थी जो बाहर आ रही थी, क्योंकि ACF की 2 स्पाइक्स थी, एक 1 और दूसरा 13th जो थी वो इट वाज आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। लिहाजा हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर मॉडल बनते हैं 111, एक हमने ये एस्टिमेट किया, फिर ARIMA। तो इस तरह से मेरी आप बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जो ई-व्यूज में मैंने एस्टिमेट किया हुआ है ARIMA मॉडल को। तो गाइडलाइन ये है कि असल में हमने इस टेबल को कंप्लीट करना होता है। तो इस टेबल के मुताबिक फिर हमने बेस्ट मॉडल चूज करके फोरकास्टिंग के लिए करना होता है, अगर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ई-व्यूज के अंदर। तो मसलन ये एक ई-व्यूज की जो एग्जांपल, आप ई-व्यूज की वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये ऑर्डर आपको मिलेंगे। तो अब हर मॉडल को एस्टिमेट करने के बाद हमने ये सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल नोट किया, AIC की वैल्यू नोट की, शॉर्स बेस्ड इन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया की वैल्यू, एडजस्टेड आर स्क्वायर, यंग बॉक्स स्टैट्स जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, यानी स्क्वायर रेसिडुअल टर्म होती हैं जिसको हम कंडीशनल ऑटो कोरिलेशन या कंडीशनल वेरिएंस हम कहते हैं, उसको सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए एट डिफरेंट इंटरवल। फॉर एग्जांपल, अगर क्वार्टरली डाटा है, जैसा कि मैंने ई-व्यूज की वीडियो मेरी आप देखेंगे तो उसमें क्वार्टरली डाटा है, तो बहरहाल इसमें भी अगर आप ये इस किस्म का टेबल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, द मोर द बेटर। और इसी तरह वेरिएंस ऑफ या सिग्मा स्क्वायर ऑफ द फाइनेंशियल टाइम सीरीज, क्योंकि एक ही फाइनेंशियल टाइम सीरीज बेस्ड मॉडल है ARIMA, तो इसलिए हम एक्सचेंज रेट ले रहे हैं तो उसका वेरिएंस। तो इसमें भी गाइडलाइन ये है कि जितना कम उतना बेहतर। इसके मुताबिक हम ये फिर देखते हैं कि चेकलिस्ट के मुताबिक ज़्यादा फेवरेबल जो स्टैट्स हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो किस मॉडल की फेवर में हैं। तो जितने ज़्यादा फेवरेबल चेकलिस्ट में आएंगे, फॉर एग्जांपल टिक टिक टिक, और बट दिस नॉट टिक, SBIC मिनिमम नहीं है, तो इसलिए ये टिक नहीं है। तो ये दो सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट्स और ये जो है ये मिनिमम सिग्मा स्क्वायर, तो इसके मुताबिक ये मॉडल आता है। तो अब हम, क्योंकि SPSS में हम इस तरह से टेबल तो नहीं बनता, SPSS तो खुद एक टेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, तो हम उसी की बेस पे करेंगे। तो जाते हैं जरा SPSS के अंदर, दोबारा हम उसी मॉडल में जाएंगे। इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, जो है जगह हमारी कम हो जाए, स्पेस ज्यादा बन जाए, या ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कैन स्क्रॉल। तो लिहाजा दोबारा उसी टाइम से सीरीज मॉडलर में जाके इसको हम कहते हैं ओके। और इस दफा जो वेरिएबल्स में जो क्राइटेरिया हम रखने लगे हैं वो 111 की बजाय 1113 हम रख के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 13, सॉरी 13 हम कर लेते हैं नन, और बाकी इंक्लूड कांस्टेंट। कांस्टेंट इंक्लूड करना है या नहीं करना, अगर आप कर लें तो आपकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो कि ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, तो बेसिकली यू आर एस्टिमेटिंग, ये AR की इक्वेशन है, तो इसमें हमने ये इंटरसेप्ट नहीं रखा हुआ, लेकिन इंटरसेप्ट इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द थ्योरी कि इसकी एक्सचेंज रेट की थ्योरी क्या है। थ्योरी के मुताबिक इसमें होना चाहिए, जैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए,
इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो ये इसका, इसमें भी ये इंटरसेप्ट रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं। अगर आप रखना चाह रहे हैं, उसकी अपनी एक लंबी डिटेल है, वो मैं आपको जब ऑगमेंटेड डिकीफुलर टेस्ट और यूनिट रूट टेस्ट जब मैं उसकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा तो उसके अंदर वो डिटेल मौजूद होगी। लेकिन अरीमा मॉडल के अंदर अभी हम ये हम करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा अगर इसमें कांस्टेंट हमने ऐड करना है तो इसको चेक कर लें, अगर नहीं करना तो इसको हटा दें। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी 1 को 1 को आप कांस्टेंट इंक्लूड करके करें, तो ओके करें, तो बाकी ऑप्शन हम नहीं चेंज करते, ओके करते हैं। तो नए मॉडल में देखें हमने 1 ही किया है, लेकिन अब दिस टाइम मॉडल स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखें, ये आर स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से वो आर स्क्वायर की वैल्यू हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, मॉडल फिट। तो यहाँ से तो जिसका ये बेहतर होगा वो दैट विल बी ए गुड मॉडल। मॉडल स्टैटिस्टिक्स में SPIC -1.447 हमारा जो पिछला जो था दैट वाज, ये मॉडल फिट में हमारा जो SP -1.471 था नॉर्मलाइज SBIC, और ये जो था यंग बॉक्स ये इनसिग्निफिकेंट था। अभी भी हम देखते हैं कि ये -1.447, तो माइनस में ग्रेटर नंबर इज एक्चुअली ए स्मॉलर नंबर, तो इसलिए ये उस लिहाज से इट सीम्स टू मी ए बेटर मॉडल। इसके अंदर आप देखें ये AR का लैग 1 लिया है, MA का लैग 1 लिया है, लेकिन इसमें हमने कांस्टेंट भी लिया हुआ है, which is on the margin significant हम इसको नहीं कह सकते because it is significant at 7.1%। तो बाकी भी इसी तरह सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर इस क्राइटेरिया पे जाएं तो दिस इज नॉट अ गुड मॉडल। इसकी फोरकास्टिंग बता रही है कि करेंसी जो है 159-160 के दरमियान रहेगी, विच इज अ स्टेबल, लेकिन इसमें जो फोरकास्टिंग बता रही है इट इज लाइकली टू इंक्रीज इन नेक्स्ट 60 डेज। तो ये हमारी फोरकास्टिंग। बाकी जो इसके डायग्नोस्टिक्स हैं, जैसे रेजिड्यूल की वैल्यू है, ACF की ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की, दैट इज विद इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल, रेजिड्यूल PACF की वैल्यू विद इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो उस लिहाज से ये इट इज अ गुड फोरकास्टिंग। इसका मतलब ये है कि इन द नेक्स्ट 60 डेज पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट US डॉलर इज लाइकली टू राइज। इसका मतलब ये है कि we have to pay more rupees in order to buy the same amount of US dollar। तो ये हमारी फोरकास्टिंग है इसकी बेस पे। इसी तरह अगर आप फर्दर इसको करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर हम बदल सकते हैं। जैसे क्राइटेरिया में जाके ये 111 है तो हम इसको सिर्फ AR बेस्ड भी कर सकते हैं, सिर्फ MA बेस्ड भी कर सकते हैं, या यहाँ पे जैसे वो 13 आया था तो हम यहाँ पे जरा 13 भी करके देख लें। तो हम बाकी ऑप्शन हमने चेंज नहीं की, इसलिए मैंने आपको वो मैंने दिखाया भी नहीं, मैंने कोई ऑप्शन बाकी चेंज नहीं की। तो ये मेरा 1113 मॉडल है, यानी मेरे जो क्यू है उसका। अब देखिए इसमें ना BIC जो है वो इंक्रीज कर गया, नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्योंकि ये -0.878 है, जो कि माइनस में -1.47 से इट इज ग्रेटर। और मॉडल समरी में R² 0.98 है। इसको आप पिछली वैल्यू से आप कंपेयर करें, अगर इसका ज्यादा है तो दिस इज गुड मॉडल। ये हमारा ये यहाँ पे R के 0.978 है, ये तकरीबन वही है, इट इज नॉट चेंजिंग मच। तो ये हमारी पिछली फोरकास्टिंग है। इसके मुकाबले में हमारा जो अभी का जो हमारा मॉडल है उसके अगर आप मॉडल स्टैटिस्टिक्स देखें, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो हमारा यंग बॉक्स है, इसका मतलब है कि सारे मॉडल्स में एक जो क्राइटेरिया है जिसको यंग बॉक्स हम यंग बॉक्स स्टैटिस्टिक्स क्यू स्टैट्स कहते हैं,
वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है किसी भी। लेकिन इसमें हमने अब जो MA की टर्म्स डाली हैं 13, एक और जो SPSS और ई व्यूज में फर्क है कि ई व्यूज में आप सिर्फ 13 लाख के ऊपर एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप MA की वैल्यू 13, उसमें MA 13 टाइप करते हैं तो सिर्फ 13, यानी ये जो लास्ट वैल्यू है ये सिर्फ ये एस्टिमेट होके आएगी, बाकी नहीं आएंगी। लेकिन इसमें SPSS में ये सारी 1 से लेकर 13 लाख तक सारा मॉडल ये, तो ये ओवर पैरामीटराइज्ड हो जाता है। तो वो जो एक बॉक्स जेंकिंस मेथड के जो गाइडलाइंस हैं पार्सिमोनियस, तो ये पार्सिमोनियस नहीं रहता। इसमें आप बहुत सारे पैरामीटर एस्टिमेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 13 पैरामीटर्स आपने MA के एस्टिमेट कर लिए, AR का एक एस्टिमेट, और अगर कांस्टेंट को डालें तो ये 14, 15 आप एस्टिमेट कर रहे हैं। डिफरेंस हमने वही रखा है। तो ये SPSS में एस्टिमेट करने का नुकसान है कि आप पार्सिमोनी गाइडलाइन आप मिस कर जाते हैं। बाकी ये रेसिडुअल्स की ये वही हम डायग्राम से देख रहे हैं, फोरकास्ट वैल्यू भी हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी फोरकास्ट वैल्यू देखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगले 60 दिनों में ये फोरकास्टिंग है कि ये अपने जो रैंडम फैक्टर्स हैं जो 13 पीरियड लैग तक के थे, वो इसको इन्फ्लुएंस करके इस वैल्यू को फर्दर फ्लक्चुएट या डिस्टेबलाइज कर सकते हैं हमारे एक्सचेंज रेट को अगेंस्ट US डॉलर। क्योंकि ये आप देखें कि अपवर्ड ट्रेंड, यानी इसके अंदर फिर एक दफा अपवर्ड ट्रेंड आएगा, तो इट विल नॉट बी मूविंग अलोंग ए कांस्टेंट पाथ, बल्कि एक फ्लक्चुएशन होगी। अगर स्ट्रेट लाइन इसके दरमियान हम यहाँ पे फिट करें तो स्ट्रेट लाइन विल इंडिकेट कि अपवर्ड ट्रेंड होगा। अपवर्ड ट्रेंड का क्या मतलब है कि हम इसकी वैल्यू यहाँ भी देख सकते हैं। US डॉलर ओवर पाकिस्तानी रुपी हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी रुपी इनिशियली हमें शायद ज्यादा रुपीस देने पड़े for the purchase of US dollar, but later on in another 30-20 days इसमें फिर एक दफा आपको पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट US डॉलर ज्यादा इम्प्रूव करेगी, और फिर एक दफा फिर ये डिक्लाइन की तरफ जाएगी, यानी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन विल कंटिन्यू टू प्रीवेल। ये हमारी इसकी बेस पे फोरकास्टिंग है। तो ये इसमें ये ऑब्जर्व फोरकास्ट का कलर दिया होता है, यहाँ से हम बता सकते हैं। ये इसके SPSS साथ ही अपनी की जो है लेजेंड जो है वो डिफाइन कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल related to ARIMA models in SPSS. But if you ask me which software is better to estimate ARIMA or other finance related models, I would recommend eViews or Stata या Oxmetrics या कोई और सॉफ्टवेयर इकोनोमेट्रिक्स का जो स्पेसिफिकली इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, जो प्योर इकोनोमेट्रिक टाइम सीरीज या इकोनोमेट्रिक मॉडल के लिए बना हो, वो मॉडल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, उनकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, और उनमें ये वैल्यूज भी जो हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जो हमने करने पड़ते हैं, तो उनके अंदर वो भी बिल्ट इन होते हैं। अलग से आप उनको कर भी सकते हैं ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो रोबस्ट हों। So with these words, thank you very much. We stop here. See you next time with another topic in another video lecture. Till then, Allah Hafiz.